नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे खास वीकेंड डिबेट शो टक्कर में आपका स्वागत है। हम हफ्ते भर के हर सुलगते सवाल का जवाब इस कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश करते हैं। 30 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को क्यों याद आए राजीव गांधी, 84 की आग पर 2019 में क्यों उठी सियासी लपटें, और क्या पीएम मोदी को मिली डिवाइडर इन चीफ की उपाधि करेगी बीजेपी का नुकसान, क्या सिद्धू के जुबानी चौके छक्के हराएंगे मैच, सियासी महाभारत में क्यों मचा है दुर्योधन पर घमासान, और काम गिनाने की जगह पीएम क्यों गिनाने लगे गालियां, आखिरी दौर में पीएम ने क्यों लिया विक्टिम कार्ड का सहारा। ऐसे तमाम सुलगते सवालों पर होगी टक्कर और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सिद्धू ने क्या कहा मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान। मोदी जी उस दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, ताकि मोहल्ले वालों को ये पता चले कि वो काम कर रही है। बस यही हुआ है मोदी सरकार। मुझे अपनी एक उपलब्धि बता दीजिए, मैं चौथी बार, पांचवी बार, आठवीं बार पूछूंगा, अपनी एक उपलब्धि बता दें मोदी साहब। 342 संकल्प नरेंद्र मोदी ने दिए, 342 संकल्प। गंगा साफ, लोकपाल, 2 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख लोगों की जेब में जमा करा दूंगा, किसान की इनकम दुगनी कर दूंगा। कुछ किया? वो पुराना गाना याद आता है, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, अरे वादे में तेरे मारा गया बंदा ये सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। सीधे साधे बंदे मार डाले, झूठ बोल बोल के मार डाले। पहले मामा ने मार डाले 15 साल, मामा तो गए नहीं गए, मामा तो गए और ठाकुर भी गए। ये कांग्रेस देश को आजादी देने वाली पार्टी है, मौलाना आजाद की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है। उन्होंने जोरों से आजादी दी थी, और तुम इंदौर वालों अब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे, इन चोरों से, इन चौकीदारों से इस देश को निजात दिलाओगे। आजादी देने वाली कांग्रेस ये ना समझना, ये स्वाधीनता तो नहीं यूं ही मिली है, और कली इस बात की खून पी के ही खिली है। पिछ गए वो नींद में दीवारों को नीचे गए हैं, ये महल अपने शहीदों की चुनाव के खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाबी मोर्चा संभाला संबित पात्रा ने कहा 23 मई को इटालियन रंग उतर जाएगा। आप मोदी जी को काला अंग्रेज कह के यह अपमान केवल मोदी जी का नहीं है, यह अपमान समस्त हिंदुस्तान का है। और सिद्धू जी एक बात कान खोल के आज सुन लीजिए, आपने मोदी जी को और हिंदुस्तानियों को काला अंग्रेज कहा है। मैं आपसे कहूंगा, अपने इटालियन रंग पे ना इतना गुमान कर सिद्धू जी, और कांग्रेस पार्टी अपने इटालियन रंग पे ना इतना गुमान कर, 23 तारीख को ये इटालियन रंग भी उतर जाएगा। बुरा मत मानिएगा, मैं सिद्धू जी के लिए इतना कहूंगा कि रोज अनर्गल बोलने वाले सिद्धू जी जब श्याम पित्रोदा का हुआ तो हुआ कमेंट आया, उस समय चुप रहे। उस समय उन्होंने श्याम पित्रोदा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, सिखों के हक में और 84 के नरसंहार के खिलाफ एक शब्द सिद्धू जी के जुबान से नहीं निकला। याद करिए 2014 में भी कुछ ऐसे पत्र पत्रिकाएं विदेश की थी जो मोदी जी के खिलाफ खूब छाप रहे थे, और आज पुनः आज इसी प्रकार का एक आर्टिकल हमने टाइम मैगजीन में देखा है। बंधुओं, उसका लेखक कौन है? उसका लेखक है एक पाकिस्तानी नागरिक। एक पाकिस्तानी नागरिक मोदी जी को डिवाइडर कहता है और राहुल गांधी उसको ट्वीट करते हैं। और पाकिस्तान से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चलिए और पहले बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ता है। आखिरी 2 चरणों के चुनाव राजीव गांधी के नाम पर क्यों लड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? इस सवाल को लेकर आइए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब के पास चलें। राजीव जेटली साहब, आखिरी के 2 चरणों में हम देख रहे हैं गोल पोस्ट शिफ्ट किया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, हम तो चाहते हैं कि कोई भी चुनाव वो राजीव गांधी जी के नाम पर लड़े ना, क्यों नहीं लड़ते हैं? राजीव गांधी उनके नेता रहे हैं, राजीव गांधी की नीतियों पर चलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।
कब कहा हमने कि राजीव गांधी के नाम पर चुनाव न लड़ा जाए? लेकिन कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के नाम से भागती क्यों है, डरती क्यों है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये चुनाव लड़ा, अगर हमने आखिरी के 2 चरण लड़े तो हमारा तो सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, हम कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। भाई हत्या का आरोप है आपके ऊपर, नरसंहार का आरोप है आपके ऊपर, सिखों के कत्लेआम का आरोप है आपके ऊपर, और आपने इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना मॉब लिंचिंग, इस देश में क्या इस दुनिया में ऐसी मॉब लिंचिंग नहीं हुई होगी जो राजीव गांधी जी के वक्त पे राजीव गांधी जी द्वारा करवाई गई थी। इसीलिए कांग्रेस को भागना पड़ता है, परिवार से पीछा नहीं। राजीव जेटली साहब, राफेल के मुद्दे पर अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देश के इंस्टीट्यूशन पर, अदालत पर आप अपना अकीदा बनाए रखें, तो कम से कम 1984 के मामले पर भी देश के सिस्टम पर, अदालतों पर भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए अदालतों पर भरोसा। लेकिन उस पार्टी के नेताओं का क्या करें जो तो पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारे नेताओं का कसूर ही नहीं है? उन पार्टी के नेताओं का क्या करें जिसे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है, जो कहते हैं कि हमारे नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए इस बात का क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी जी की नीति और उनके ऐलान के ऊपर चलते हुए सिखों का कत्लेआम करवाया, उनको जिंदा जलवाया, उनके गले में टायर डलवाए गए, उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उनको आग लगाई गई। क्या उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए? उन्हें मुख्यमंत्रियों के पद से नवाजा जाता है, उन्हें प्रभारी बनाया जाता है प्रदेशों का। तो आप ये देखिए आज भी कहां पीछा छूट रहा है। आज भी वही लोग जो लॉयल रहे राजीव गांधी जी के ऐलान के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर, जिन्होंने उनका साथ दिया। राजीव जेटली साहब जिस पर आरोप लगते हैं और आरोप अदालतों में साबित होते हैं, वो सिखों के पीछे होता है। जो सिखों के पीछे होगा वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जिस पर आरोप उस शिद्दत से, उस हद तक साबित नहीं हुए हैं कि वो सलाखों के पीछे हो, अगर वो चुनाव लड़ सकता है और अगर वो चुनकर आ सकता है तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इस देश में कायदा है, संविधान है, प्रोसेस है। उस प्रोसेस पर आप सुविधा के हिसाब से यकीन करते हैं, सुविधा के हिसाब से यकीन नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, हम नहीं कहते हैं, इस देश का सिख कहता है। इस देश का सिख लगभग 84 से लड़ाई लड़ रहा है अपने अधिकारों की। जिन लोगों ने उनका कत्ल किया था वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कमरों में बैठे होते हैं और बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे होते हैं। क्या इंसानियत मर गई है? क्या उन लोगों का अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए? क्या एक राजनीतिक पार्टी जो इस देश के संविधान से बंधी हुई है वो एक परिवार तक सीमित रह करके उन सिखों के अधिकार मार सकती है? हम तो केवल एक ही बात बोलते हैं, कोर्ट ने दिया अपना निर्णय, नेताओं को उम्र कैद की सजा भी हुई है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन एक मुद्दा यह है कि आपकी वो राजनीतिक पार्टी है जो प्रोवोक करती है सीधा सीधा। क्या देश की जनता अपने मैंडेट से उसका बदला नहीं ले सकती? अभय दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस प्रवक्ता हैं अभय दुबे साहब, स्वागत है आपका। हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर के 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को राजीव गांधी क्यों याद आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों में याद कीजिए, दिल्ली में जब पहला विधानसभा का चुनाव था तो नैरेटिव रामजादे और आगे का शब्द मैं प्रयुक्त नहीं करना चाहता। इन 5 सालों में हुआ क्या है? कभी प्रधानमंत्री जी को देखा कि उन्होंने बात की हो कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का हमने वादा किया था? वो एनएसएसओ के ऑफिसर जो रिपोर्ट ला कर आपके आने के पहले स्टूडियो में आप आए, उससे पहले राजीव जी ये कह रहे थे कि राजीव गांधी का नाम लेने पर कांग्रेस असहज क्यों हो जाती है? आप लोग असहज होते हैं या ये कहना चाह रहे हैं कि ये रेलेवेंट नहीं है इस समय? बहुत प्रामाणिक तथ्य मैं आपको देना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक दस्तावेज निकाला जब ये दंगे हुए सिख के, उन्होंने एक दस्तावेज निकाला और नानाजी देशमुख ने इस बात को जस्टिफाई किया कि हां ये दंगे ठीक थे। उन्होंने कहा ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस ने उसको एडिट करके जारी किया। दूसरा बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूं, दंगे ठीक है ये नहीं कहा गया। नानाजी देशमुख, मोमेंट ऑफ सर्च, सोल सर्चिंग, मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग, उस किताब में ये लिखा हुआ है कि दिस वॉज इन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, बट इट वॉज नॉट स्पॉन्सर्ड। वो ये था उसका क्रक्स। लेकिन आपसे अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या राजीव गांधी के नाम पर असहज होते हैं, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस समय राजीव गांधी रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट चीजों पर बात कीजिए?
देखिए, राजीव गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस पर बात करने का भी भारतीय जनता पार्टी को नकारात्मक दृष्टिकोण से अधिकार नहीं है। एक शायद मेरे आने के पहले कमलनाथ जी पर भी कुछ प्रश्न खड़ा किया, शायद मैं सुन नहीं पाया। आप हाँ, उन्होंने कहा कि जिस पर आरोप लगे उनको आप जानते हैं सरकार किसने बनाई? नरेंद्र मोदी जी की। वही कमलनाथ थे जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर बनाकर शपथ दिलाई। कोई आरोप नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। ये नानावटी कमीशन जो 2000 में बनाया था उसके फाइंडिंग्स तो पढ़िए, वो साफ रूप से क्लीन चिट देती है राजीव गांधी जी के लिए भी और कमलनाथ जी के लिए भी। कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। निराधार इतिहास से प्रतिशोध लेना अगर 2002 के मामलों में आप पार्टी इंस्टीट्यूशंस का और अदालतों का हवाला देते हैं तो आपको राजीव गांधी के मसले पर भी, 1984 के मामले पर भी आपको उस पर अकीदा रखना पड़ेगा और फिर वही नजरिया आपको रखना पड़ेगा। पिक एंड चूज मत कीजिए। देखिए, मैं दिनेश जी एक बात बताना चाहता हूं। अभी आपने एक प्रश्न उठाया था इनसे अभय दुबे जी से, तो आपने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा, जिसका आपने खंडन किया कि आरएसएस की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा राजीव गांधी जी ने जो कत्लेआम करवाया था उसने कह दिया, जो मैनिपुलेट अनर्गल बात करते हैं। कौन सा कत्लेआम कराया राजीव गांधी जी ने, बताइए। एक बात तो स्पष्ट हो मैं एक दो लाइन पढ़कर सुनाता हूं जो आपकी सरकार ने नानावटी कमीशन बनाया था। द कमीशन डिसमिस्ड ऑल एलिगेशंस ऑफ कॉम्प्लिसिटी अगेंस्ट राजीव गांधी। पूरे डिबेट अभी तक इस सवाल में आखिरी के 2 फेज में राजीव गांधी और 1984 का मुद्दा क्यों उठाया गया? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? इस पर टक्कर आप देख रहे हैं। प्रवक्ता कांग्रेस के और बीजेपी के आपस में बात कर रहे हैं और इस टक्कर में कौन कहां किस स्कोर पर है आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर कि मिस्टर क्लीन राजीव गांधी पर सवाल खड़ा करने से क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नफा होगा? कोई सियासी नफा उसको नजर आता है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी को मिस्टर क्लीन पर 30 साल बाद सवाल खड़ा करने से कोई फायदा होगा क्या? जेटली साहब, जाहिर है आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा ये, वरना देखिए मैं ये एक बड़े दिल्ली में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, 1984 का हवाला देकर, राजीव गांधी का हवाला देकर आपको फायदा होगा। केवल एक नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिस्टर क्लीन किसका दिया हुआ नाम है? ये मिस्टर क्लीन केवल एक परिवार का दिया हुआ नाम है। अपने आप को उन्होंने एक उपाधि दे दी है। मिस्टर क्लीन तो कहीं से नहीं रहे। अगर मिस्टर क्लीन होते तो अपने सगे संबंधियों को, अपने ससुराल वालों को, ससुराल के भी आगे उनके दोस्त को कमर्शियल बेनिफिट ना देते। क्या दिया? रक्षा दलालियों के सौदे ना देते। मिस्टर क्लीन का, देखिए, क्लीन का अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। मेरे दोस्त, ससुराल के लोग आज तक आपके ससुराल 5 फरवरी 2004 का हाईकोर्ट का डिसीजन है जी के ससुराल के जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि कोई एलिगेशन प्रूव नहीं होते। 22 मई 2004 को अटल जी की सरकार गई, राजीव जेटली जी, वो 90 डेज थे। आप तो वकील हैं, जब आप अपील में जा सकते थे। अटल जी की सरकार ने लिखा बिल्कुल अपील में जाने जैसा सब्सटेंस नहीं है, इसलिए मिस्टर क्लीन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। और इसका आशय ये हुआ कि आप अटल बिहारी वाजपेयी पर नरेंद्र मोदी जी भी सवाल खड़े करते हैं। मैं आपको मैं अच्छा, ऐसे डिबेट करनी है, मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था ऐसे डिबेट करनी है। मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं। आज तक देखिए, वो ससुराल वाले शकुनी की तरह हमारे देश में घुसे हुए हैं। आज तक उनको डिफेंस डील के जो बेनिफिट दिए गए थे उनके खुलासे आज तक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जो भी इस परिवार से जुड़ जाता है ना, उसके लिए सारे मिलान की कोर्ट में अपील में क्यों नहीं गए? वहां मुकदमा हारे आप सिर्फ ये सारे काम राफेल पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट प्रेस रिलीज
सोनिया गांधी जी अंबानी फरवरी 17 में सबसे देते हैं। अमीर महिला प्राइस आप कहते हैं हम डिस्क्लोज नहीं करते, सिक्योरिटी क्लॉज है। अनिल अंबानी हमको पता कैसे लगा? अनिल अंबानी ने अपनी प्रेस रिलीज कितने पैसे की मालकिन है? $2 बिलियन की, जो negotiating team राजीव जेटली साहब, $2 बिलियन की राजीव जेटली साहब, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में की चोरी हो गए, वो पैसा क्या थे वो? देश की बेंचमार्क प्राइस राफेल की आपने बढ़ाई, ये इंडियन निगोशिएटिंग टीम ने आरोप लगाया। चुनाव आचार संहिता कहती है कि बगैर जांचे परखे किसी पर आरोप न लगाए जाएं। अनवेरिफाइड एलिगेशंस मस्ट नॉट बी टेकन अप, ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है। और अदालतें कहती हैं कि यहां से किसी के बारे में साबित हो जाने के बाद ही धारणा बनाई जाए, लेकिन सियासत अपने हिसाब से दोषी या चरित्रवान किसी को साबित करती है। सवाल नंबर 3 यह है, 1984 के दंगों को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है? क्या आपके लिए अभय दुबे साहब 1984 हमेशा असहज कर देने वाला एक फिगर होता है? देखिए, मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, जो भी सरकार होगी जिसकी सरकार के रहते इतना घृणित बड़ा दुष्कृत्य होगा, उस सरकार को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी होगी। इसी के चलते शीर्षस्थ नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने स्वयं, और मैं भी, एक हमारा सिख भाई भी रहता है जो ये कहे कि हाँ मेरे खिलाफ अन्याय हुआ और मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। 4 सिख समाज से हमने मुख्यमंत्री दिए हैं, देश में प्रधानमंत्री हमने दिया है, उसके बाद पंजाब और दिल्ली में हम चुनाव जीते, लेकिन चुनाव जीतना क्राइटेरिया नहीं है। हमने 4 कमीशन, 9 कमेटियां और 2 SIT आज तक बनी हैं। 587 FIR थी, 440 कन्विक्शन हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी ने कहा कि मैं एक SIT कंस्टिट्यूट करता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 6 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में जब दस्तावेज रखे गए, सर्वोच्च अदालत में मांगे, तो पता ये लगा कि 186 केसेस मोदी सरकार ने क्लोजर फाइल कर दिए, बगैर जांच किए, बगैर उठाए। और इसी को ग्राउंड बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से SIT बनाई है। क्या ये माफी मांगेंगे? क्या नानाजी के देशमुख के आर्टिकल पर RSS और 49 लोग RSS का हवाला, अभय जी आप ही की बात एक्सटेंड कर रहा हूं वहां तक, क्या आपको नेगेटिव तरीके से अपने कैंपेन को आगे बढ़ाकर वोट सीक करना पड़ रहा है? क्या आप पॉजिटिव अपने डेवलपमेंट के काम गिनाकर आप समझते हैं कि ये मुमकिन नहीं है इन चुनावों में? देखिए, पहली बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के। कौन सी पार्टी से आते हैं? कांग्रेस पार्टी से। किसके नाम लिए? उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ही नाम लिए। उन्होंने RSS BJP के भी लिए, जो सीधे सीधे सिखों के कत्लेआम में 49 नाम उन्होंने लिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा, इस बात से FIR और 4 शीटें भाई खुशी मना रहे हैं? नहीं, आप प्रतिशोध नहीं धुल जाएंगे, ये जख्मों पर आपके धब्बे नहीं धुल जाएंगे। आप जो खून के धब्बे आपके मुंह पर पड़े हैं, इस परिवार के मुंह पर आपको शर्म आनी चाहिए। तो क्यों जख्म पूरे रहे हैं आप उनके? आप मरहम को लगा नहीं सके, सिर्फ राजनीतिक सत्ता की धूप में आप ये कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अब बचे हुए 2 चरणों में चुनाव है, तो उसका लाभ ले लें। घृणित सोच है आपकी, शर्म सारे देश। हमने तो क्षमा मांगी, आप मांगेंगे? चलिए आप मांगे सार्वजनिक रूप से, जो आपने न्याय नहीं दिया। आपने 186 केसेस का क्लोजर फाइल कर दिया। उन 50 लोग जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के इलेक्शन एजेंट RK जैन भी 4 शीटेड हैं। उन 50 लोग अकेले दिल्ली में संघ और BJP के 4 शीटेड हैं। मांगेंगे आप? क्षमा मांगेंगे उस पर? नहीं मांगेंगे। जानता हूं इन 2 चरणों में आपके पास काम गिनाने को नहीं है। आपको कुछ कहने की सिलसिलेवार तरीके से बताइए, क्या 12 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं हुआ? क्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट नहीं बताती है कि 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सॉल्व है? क्या नोटबंदी से अकेले पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख रोजगार हिंदुस्तान के नागरिकों ने नहीं खो दिए? क्या असंगठित क्षेत्र नोटबंदी से बर्बाद नहीं हो गया? क्या गब्बर सिंह टैक्स से आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डिरेल नहीं कर दिया? क्या हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट कोलैप्स नहीं हो गया? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टक्कर का स्कोर आपको दिखाते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये टक्कर कांटे की है, ये आपको स्कोर से भी पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल
अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल यह कहता है कि क्या सैम पित्रोदा का 1984 पर दिया गया बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होने वाला है? क्या ये आपके ऊपर अभय दुबे साहब जबरदस्त बूमरैंग कर गया और इसीलिए कहना पड़ा राहुल गांधी साहब को कि माफी मांगिए बगैर शर्त, और ये आउट ऑफ लाइन स्टेटमेंट था? नहीं, देखिए, सार्वजनिक जीवन में किसी भी को भी इस बात की अनुमति नहीं है कि जाने या अनजाने, जैसा सैम पित्रोदा साहब कहते हैं कि उनको हिंदी नहीं आती, मैं पहले आप लोगों ने बचाने की कोशिश की। नहीं, सुनिए ना, अभी भी आप कोई बचाने हिंदी नहीं, कोई बचाने की कोशिश नहीं, आप अभी भी कर रहे हैं। नहीं, इधर यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग विद अ जस्टिफिकेशन। नहीं, कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है जब शीर्षस्थ नेतृत्व ने कह दिया उनसे कि माफी मांगिए। मैंने सार्वजनिक रूप से एक प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के उन दंगों के लिए हिंदी इंग्लिश वाला हवाला तो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये बिल्कुल सैम पित्रोदा जी को नहीं कहना चाहिए था आवेश में, क्योंकि वो 5 साल के कामों का लेकिन हिसाब राजीव मांग रहे जेटली थे। साहब, ये आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से छीका टूट जाने जैसा हुआ। देखिए, मैं एक बात बड़ी हैरानी की लगती है मुझे कि देखिए, गांधी परिवार से अलग हटते ही अपने शिष्टाचार दिखाने लग पड़ते हैं और बताते हैं कि हाँ, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मणिशंकर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, दिग्विजय सिंह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमारे नेताओं को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जैसे ही ये गांधी परिवार पे आते हैं तो उसके बाद अगर धरती हिलती है तो पेड़ तो हिलता है। किसने उस बयान पूरा वक्तव्य दीजिए, राजीव गांधी जी का पूरा बयान बोलिए। भारतीय जनता पार्टी यही षड्यंत्र करती है, लोगों को जिंदा भी जला दे। राजीव गांधी जी का पूरा वक्तव्य तक याद नहीं आपको? मैं बताता हूँ, राजीव गांधी जी ने कहा था कि इंदिरा जी की मृत्यु के बाद बहुत दिनों की हत्या हुए और ऐसा लगा बहुत दिनों तक की धरती हिल रही है, भारत हिल रहा है और बड़ा पेड़ गिरता है तो इसका आशय था दंगों से वो किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती है। आप बुनियादी सवालों पर नहीं आना चाहते। मोदी जी ने कोई काम किया होता तो आज वो उस पर बात करते। 5 साल पहले उस बात पर आए थे, बहुत से पेट्रोल डीजल की मार, बोलिए राजीव गांधी से गलती हुई, बहुत ही नोट पर डॉलर की मार, मोदी सरकार हफ्ते भर के हर सुलगते सवाल का जवाब और उस जवाब को देते हुए इन धुरंधरों के बीच की टक्कर। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो नहले पे दहला का आज टक्कर एडिशन है और इस टक्कर में राजीव जेटली और अभय दुबे आमने सामने हैं। सवाल नंबर 5 ये कहता है कि क्या विपक्ष की 56 गालियों का जिक्र कर पीएम मोदी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? राजीव जेटली साहब, ये 56 आप लोगों को बड़ा भा रहा है, 56 इंच 56 गालियां, ये इस फिगर के साथ, या फिर आप लोग वाकई गिनते हैं या नापते हैं और फिर उसके बाद प्रिसाइज कोई एक फिगर लेके आते हैं? नहीं, मैं दिनेश जी इतना बताना चाहता हूं। देखिए, 2009 में कोई कसूर नहीं था। 2009 में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री। 2009 से एक सिलसिला ऐसा शुरू कर दिया कि बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के नेता ने मोदी जी को उस वक्त पे कहा था कि गंदी नाली की कीड़ा, गंगू तेली, पागल कुत्ता, भस्मासुर, बंदर, पूरा लेके आए हैं वायरस, हिटलर, बदतमीज, लेकिन काम गिना देते, हाँ, काम गिना देते आप 5 साल के। बिल्कुल, मैं 56 गालियां आपको सुना रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के भाषणों पर गौर किया। मैं इस पे शीर्षस्थ नेतृत्व है। जब गुजरात के संदर्भ में बात की तो उन्होंने कहा कि बता रहा हूं, मैं काम पे भी आ कुत्ते रहा हूं। गाड़ी के नीचे पिल्ले आ जाते हैं। उन्होंने भी नाली के कीड़े शब्द प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी को भोंकने वाली कहा। आपने तो इतनी धृष्टता की आप मुझसे वेबसाइट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बहन ये ऑब्जेक्शन उनका ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। प्रश्न किससे था आपका? नहीं, आपसे था, पूरी कीजिए बात। रोका मैंने अभय दुबे जी को। बोलना चाहता हूं, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, गंदी नाली के कीड़े ने, हाँ, गंदी नाली के कीड़े ने इनके हिसाब से जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इनके मैनिफेस्टो में बदलाव कर दिया बहुत बुरा। 70 साल से मैनिफेस्टो में लिखते थे अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे, शायद हटा दिया इन्होंने अब वो। जो गंगू तेली है, जो ओबीसी समाज से आते हैं, जिनको पिछड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि गांधी परिवार बहुत अमीर परिवार है, गोरे लोग हैं इसके अंदर और बहुत
अब बाहर से कब हुए आप? नीट एंड क्लीन लोग हैं, जमीन अरे एक पिछड़े के लिए किया हुआ काम बता दीजिए ना, प्रधानमंत्री जी से पूछिए कितना होता है। नहीं, लेकिन अभय दुबे साहब आप पर भी नहीं, आप पर भी आप ये बताइए कि आप लोगों को भी वो काम तब गिना है जब आप काम की समालोचना करें। आप भी तो काम की समालोचना की जगह व्यक्ति आधारित आलोचना पर उतर आते हैं। व्यक्ति आधारित आलोचना का प्रश्न नहीं है। देखिए, मैं गिनाना नहीं चाहता क्योंकि अभ्यास नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष ने मां बहन की गालियां दी, सत्ती ने हिमाचल प्रदेश के, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, मेरे पास भी सूची है। मैं हर बार यही पूछूंगा कि प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने काम गिनाइए ना आप। एक तो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को क्या आपने फायदा दे दिया। हम 4 साल से चिल्ला रहे हैं, आप उज्ज्वला को क्लेम करते हैं, वो गुड्डी देवी जिसके साथ फोटो खिंचवाया प्रधानमंत्री जी, आज वो वापस चूल्हे पर अपना खाना बना रही है। 80% सिलेंडर रिफिल होने नहीं गए। हम बार बार आपको इस बात का संकेत देते रहे। आपने दूसरा बड़ा क्लेम किया मुद्रा योजना का, पार्लियामेंट का आज योजना का, पार्लियामेंट का आज एक बार सुनिए, 5 मिनट की डिबेट केवल काम पे ले आइए, मैं खुली चुनौती देता हूं। बिल्कुल, मैं चुनौती देता हूं, जवाब दीजिए। क्या राजीव जी, मैं कह रहा हूं 5 मिनट की डिबेट, आप सिर्फ शुरुआत कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं सिलसिलेवार। 5 मिनट मुद्रा योजना आपने बड़ा क्लेम, पहले आपके 2 क्लेम पर बताता हूं। ये बोलेंगे मुद्रा योजना 89.88% लोन शिशु कैटेगरी के हैं, एवरेज 23,040 रुपए, पकोड़े का ठेला नहीं लगता। पार्लियामेंट ने आपने जवाब दिया 31 लोग 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट कर भाग गए। नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय ललित। तीसरी बड़ी बात, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट पिनाकी मिश्रा कमेटी, उन्होंने कहा कि जो ड्रीम प्रधानमंत्री जी के अमृत हृदय स्वच्छ भारत 20% भी पैसा खर्च किया, स्मार्ट सिटी में 1.8% पैसा खर्च किया। पार्लियामेंट्री टक्कर मीटर बता रहा है, अभय दुबे आगे हैं, लेकिन राजीव जेटली साहब का कहना है कि डिबेट में असल में ये ढंग से आ ही नहीं रहे हैं, तो दुम दबाकर भाग रहे हैं। लेकिन हम सवाल नंबर 6 का रुख करेंगे। सवाल नंबर 6 ये है कि टाइम मैगजीन के डिवाइडर इन चीफ वाले कवर पेज से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा क्या? टाइम मैगजीन ने कवर पेज में मोदी की फोटो छापी, डिवाइडर इन चीफ करार दिया। अभय दुबे साहब, रास आया आपको? देखिए, क्या लिखता है कोई विदेश की पत्रिका, उस पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन्होंने 100 मजबूत लोगों में शामिल किया, तब बड़ी प्रशंसा करते थे। मैं उस नैरेटिव में नहीं जाना चाहता। मैं हिंदुस्तान क्या सोचता है उस पर बात करिए। और मुझे लगता है कि जितना सुपरफिशियली मैंने देखा है, हिंदुस्तान की जनता को इस बात का आभास है कि प्रधानमंत्री जी आपने हिंदुस्तान की जनता के साथ न्याय नहीं किया। जब किसान फसलों के दाम मांगने दिल्ली के दरवाजे पर आए, तब विश्व हिंसा दिवस 2 अक्टूबर के दिन आपने मार मार के लहूलुहान कर दिया, उनको न्याय नहीं मिला। वो 10 लोगों का 5 लाख करोड़। लेकिन आप कम से कम ये मानते हैं ना कि वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं करते? अरे क्यों नहीं करते? ये तो पूरे 5 सालों से यही धारणा बनी हुई है हिंदुस्तान में। क्या कर रहे हैं बताइए? वेस्ट बंगाल में कौन सा मैनिफेस्टो लेकर गए? इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इंक्लूसिवनेस नहीं है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होता तो दिखाई देता। वास्तविकता का धरातल बिल्कुल उल्टा है। मैं पूछता हूं, आजाद भारत में एकमात्र राजनीतिक दल आइए राजीव जेटली साहब, वहां पर एक सेकंड, राजीव जेटली, पट्टी पड़ी हुई है, वो परिवार बेरोजगार हो गया। आप 2 करोड़ रोजगार की बात करते हो, उस परिवार की बेरोजगारी की बात कीजिए। कितने दिए? एनएसएसओ का सर्वे बता रहा है कि 4 करोड़ 70 लाख लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। जो थे रोजगार वो तो दे नहीं पाया आपने। बताइए, अरे मंत्री इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलैप्स हो गई, एक्सपोर्ट हिंदुस्तान का कोलैप्स हो गया। जो बेसिक मालिक ने इंडियन इकोनॉमी के, उसका क्या हाल किया? एक जवाब देश के नहीं बनता। मैंने आपको कहा पार्लियामेंट एस्टीमेट वो डिफेंस के साथ भी आपने 1962 का जो बजट था 1.4% उससे दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी। जानते 10 दिन तक सेना ने भीषण युद्ध लड़ने के लिए 2,800 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। वो प्रधानमंत्री 4,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करते हैं। 3,800 करोड़ रुपए का, ये शर्मसार कर देने वाली बातें हैं। आप इसलिए मेरिट पर डिबेट नहीं चाहते, इसलिए आप चले जाते हैं पाकिस्तान भेजने पर। ये जो डिवाइडर इन चीफ कहा गया है, अरे भैया डिबेट तो हम तब से कर रहे हैं, आप तो बात ही नहीं करना चाहते।
राजीव आप तो बात जेटली ही नहीं साहब, करना चाहते। इसके पहले आपके तो एक कांग्रेस और वर्किंग कमेटी ने जो लगा के भेजा, और बोल रहे हैं। प्रतिष्ठित विदेशी मैगजीन जो कि ब्रिटेन से प्रकाशित होती है, द इकोनॉमिस्ट, उसने भी नरेंद्र मोदी के बारे में ठीक नहीं लिखा था। तब जबकि आप बोलते हैं कि पूरे ग्लोब में डंका बज रहा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, तब इन दो मैगजीन्स के हवाले से कही गई ये बातें। देखिए, मैं तो केवल एक ही बात बताना चाहता हूं, चाहे आप पाकिस्तानी हाथ में कलम पकड़ा दें, चाहे कांग्रेस के हाथ में कलम पकड़ा दें, भाषा एक ही निकलेगी, इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाएगी। वही बात टाइम्स मैगजीन में जो लेखक हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो कौन सी भाषा बोलेंगे? वो वही भाषा बोलेंगे जो कांग्रेस इस देश में बोलती है। तो आपको लगता है कि कोई पाकिस्तानी जब किसी आर्टिकल को लिखेगा तो देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करेगा कांग्रेस की तरह? नहीं करेगा। वो ये उनकी मजबूरी है। मैगजीन को पहले उनकी मजबूरी है पाकिस्तान की, क्योंकि हमारा दुश्मन प्रधानमंत्री देश विश्व है। कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस का परिवार बेरोजगार हो गया। आप सारी डिबेट में प्रचार करते घूम रहे थे। अब आपने पाकिस्तानी पत्रकार बता दिया, उसके कंटेंट पर बात कीजिए ना। वो लिख रहा है वो क्या है? मैंने मैगजीन को अभी भी नहीं जानते हैं कि लिखने वाला है जो उन्होंने लिखने वाला एक पाकिस्तानी है। सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तानी कोई भाषा विदेशी लिखेगा तो पत्रिका कांग्रेस क्या बोलती कहती है मेरे प्रधानमंत्री के लिए? पाकिस्तान बोले भरोसा नहीं बोले, दोनों की भाषाओं में कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमें हैरानी नहीं हुई इस आर्टिकल से। महत्वपूर्ण है जेटली साहब, उस पर हर हाल में बात करनी अरे होगी। तो आपने आपने अभय दुबे साहब, आपने अभी बोला मेरे प्रधानमंत्री के बारे में। अच्छा लगता अगर यही मेरे प्रधानमंत्री वाला जज्बा घर में भी दिखाई देता। मोदी को चूड़ी खनकाने वाली दुल्हन बताया गया। चूड़ी खनकाने वाली दुल्हन बताकर सिद्धू ने महिलाओं का क्या अपमान किया है? बात आपने कही अभय दुबे साहब, बहुत महिलाओं का अपमान हुआ इससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बहुत प्रासंगिक बात की नरेंद्र मोदी सरकार। तो ये जब भी हम मोदी शब्द को प्रयुक्त करेंगे वो सरकार की तरफ इंगित करेगा। प्रधानमंत्री सारे दलों के, सबके, पूरे देश के हैं। हमारी जो अपेक्षाएं थी उसको प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं के साथ आपने प्रश्न किया कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अपमान नहीं हुआ। उन्नाव से कठुआ तक इन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट तक जारी कराना बंद करा दी। ना किसानों के डेटा वो जारी कर रही है, ना देश में हो रहे अपराधों के डेटा वो जारी कर रही है। सब कुछ छुपा लेना चाहते हैं देश से। ये अक्षम्य अपराध है जेटली जी, ये माफ नहीं करेगा। क्यों छुपाना चाहते हैं? क्योंकि काम नहीं किया। उस नारे को याद करिए। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? सरकार संस्थागत रूप से एक बलात्कारी के साथ 5 मिनट काम पे चर्चा, 5 मिनट काम पे चर्चा, भागिए मत। आइए जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। कौन रहा है? जवाब मिनट काम पे चर्चा कीजिए। कहिए राजीव जेटली साहब, कहिए इस मुद्दे पर अपनी बात कहिए। पर करिए बात। मैं दिनेश जी खुली चुनौती देता हूं, ये बीच में ना बोले तो खुली चुनौती देता हूं। बोलिए। ये किसी भी मुद्दे पे बोल दे, मैं अभी बता दूंगा यूपीए ने 10 साल में क्या काम किया, उन्होंने 5 साल में क्या करके। महिलाओं के संदर्भ में बात हो रही है। ये बोल दे, मैं पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूं। सम्मान नहीं तो मैं बोलता हूँ, ये इसका जवाब दे दे। बोलिए। मैं यही बता रहा हूं। महिलाओं के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं, दिनेश जी आपको बताना चाहता हूं, दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ। दलित महिला थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई। 2 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रभाव में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उसे ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बात कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। भाजपा शासित राज्य देखे, जब मध्य प्रदेश में सरकार थी, सर्वाधिक बलात्कार 46,000 बलात्कार हुए मध्य प्रदेश में। दूसरा स्थान आपकी वसुंधरा जी ईरानी का था, राजस्थान। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया साहब। आईपीसी क्राइम देख लीजिए, कॉग्निसेबल क्राइम देख लीजिए। भाजपा शासित राजस्थान में इस मुद्दे को दबाने की कोशिश नहीं की गई थी अभय दुबे साहब? बिल्कुल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का घृणित आरोप है। वहां अशोक गहलोत जी बहुत संवेदनशील नेता है और खासकर महिलाएं भी इस बात को मानती हैं। हाँ, अपराध हुआ है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा और इतना कड़ा दंड मिलेगा कि कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। इस पर राजनीतिक बलात्कार होता है और उसके खिलाफ आपने पहले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या काले अंग्रेजों से आजादी जैसे नस्लभेदी बयान कांग्रेस का नुकसान करेंगे या फायदा? अभय दुबे साहब, ये सेल्फ गोल तो नहीं हो रहा है आपके लिए? नहीं, देखिए, आशय समझ लीजिए कहने का।
जो बरतानिया हुकूमत का व्यवहार था कि अपने संसाधनों को लूटकर विदेश में ले जाना, वही मोदी सरकार का आचरण है। काले कारनामे करने वालों को प्रशय देने के कारण काला कहा है उन सिद्धू जी ने, क्योंकि 36 लोग संसाधनों की लूट करके चले गए विदेश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट फाइल किया है मोदी सरकार ने, उसमें उल्लेख किया है उसका। अरे पीएमओ को 2015 में इस बात की सूचना दे दी थी कि नीरव और मेहुल हिंदुस्तान से भागने वाले, वो रिपोर्ट दबाई और नियोजित रूप से भगा दिया। क्यों लुकआउट नोटिस रिवोक किया विजय माल्या का, बताइए देश को। उन 4 दिनों के भीतर ही वो 36 केस लेकर भागा है। इसलिए कहना पड़ेगा 15-15 लाख रुपए दे रहे थे, काला धन लेकर आएंगे। आज उस पर बात नहीं करने चाहते। आज नोटबंदी में आई, कितना काला धन आपने रिकवर किया, उस पर बात नहीं करना चाहते। इसलिए संकेतात्मक रूप से बात कहनी पड़ेगी कि काले अंग्रेजों से लड़ाई, क्योंकि काले कारनामों में शीर्ष से तोड़ तक आप लोग डूबे हुए हैं। इसलिए कहना पड़ेगा काले कारनामे वालों को, ये 23 तारीख को न्याय हो जाएगा, समझ लीजिएगा। हिंदुस्तान जान गया है। एक उदाहरण दीजिए मुझे, आप बड़ी बात कर रहे थे डेवलपमेंट पे, एक वादा आपने हिंदुस्तान से पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी जहां जाते थे, बिहार गए, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, क्या हुआ? क्या हुआ जेटली साहब बताइए मुझे। जो नेशनल हाईवे 3,300 किलोमीटर का था, वो हाइब्रिड प्रोजेक्ट स्टार्ट तक नहीं हुए। आईओसी ने कह दिया 13,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर में 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज, सिक्किम में तक आपने अनाउंस कर दिया। पर्यटन, लेकिन अभय दुबे जी एक क्रेडिट तो दीजिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी वालों को कि आप लोगों को भी भगवा रंग में रंगने में वो कामयाब हो गए। चुनाव प्रचार में साधु संतों का इस्तेमाल कर दिग्विजय सिंह ने हिंदू विरोधी छवि बदलने की कोशिश की है, लेकिन क्या उनकी छवि बदली है? ये दिग्विजय सिंह तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं अभय दुबे साहब। दिग्विजय सिंह जैसा है सनातनी हिंदू कोई नहीं है, मैं पहले से जानता हूं। रघुकुल की रीत के हैं, वचन के प्रति प्रतिबद्धता उनकी है। भगवान राम से हमको क्या उदाहरण मिलता है? 14 वर्ष तक सत्ता को त्याग कर वचन की मर्यादा की रक्षार्थ वन में गमन कर जाना। रोज सत्ता के भोग में वचन तोड़ते हैं ये लोग। दिग्विजय सिंह जी ने 3300 किलोमीटर की यात्रा नर्मदा की परिक्रमा की है और उस सरकार के खिलाफ की है जो मां नर्मदा का सीना छलनी करके लूट रही थी। वो कंप्यूटर बाबा जिनको आपने मंत्री बनाया था, उन्होंने छोड़ा क्यों मंत्रिमंडल? उन्होंने देखा कि संसाधनों की लूट हो रही है, इसलिए अरे हिंदू विरोधी एक देशभक्त का अपमान करने वाली साध्वी, क्या वो साध्वी कहलाने लायक है? हेमंत करकरे को किस प्रकार अपमानित किया, श्राप देना, अरे क्या अधिकार है उनको श्राप लेकिन देने का? आप लोग ये कहते थे कि दिखावे की आवश्यकता नहीं है अभय जी, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब तो वहां खड़े हुए जो लोग हैं समर्थक, उनको भी ये कहा जाता है कि एक भगवा स्कार्फ गले में डाल लो। आरोप तो ये तक लगे कि वहां पुलिस वाले जो खड़े थे उन्होंने भी सिविल ड्रेस में भगवा पहना हुआ था। नहीं, भगवा पहना नहीं। देखिए हुआ ये कि वो सिविल ड्रेस में थे, तो जो साथी कार्यकर्ता थे रैली में, वो समझकर कार्यकर्ताओं ने इनको भगवा से क्या तकलीफ है बताइए? क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने जानबूझकर पहना दिया? अरे भगवा सहिष्णुता का प्रतीक है, भगवा जो है सद्भाव का प्रतीक है, भगवा उन्माद का प्रतीक नहीं है। आप हिंदुस्तान में उन्माद का बबूल बोना चाहते हैं, हिंदुस्तान को होने नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म हिंदुस्तान का सही रहा है। जेटली साहब, आप जो स्वरूप प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है नाना विधि कई कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। जिस प्रकार रावण ने राजनीति से भय से प्रीत से माता सीता का हरण किया था, आपने भी राम जी के नाम पर 2014 में सत्ता का हरण किया है। चलिए सवाल नंबर 10 लेते हैं और टक्कर मीटर पर हमारे दर्शकों की निगाह लगातार बनी हुई है। सवाल नंबर 10 ये है कि सियासी महाभारत में प्रियंका ने मोदी को दुर्योधन और कायर कहकर क्या एक बड़ी गलती कर दी है? ये जरूरत क्यों पड़ गई? कम से कम आप एक डिफरेंस के साथ पेश आते अभय दुबे साहब। देखिए, प्रतीकात्मक रूप से ये कहा, बहुत सही कहा प्रियंका जी ने
ये मोदी जी के लिए नहीं कहा, उनके सत्ता के व्यवहार के लिए कहा, क्योंकि चीर हरण हुआ है 5 साल संसाधनों का हिंदुस्तान के, वो व्यथा हमको है। इसलिए हमने कहा कि कौरवों हस्तिनापुर खाली कर दो। अब अर्जुन आ गया है, उसने अपने गांडीव की प्रत्यंचा को टंकार दिया है, आपको हर हाल में खाली करना पड़ेगा। हम जानते हैं शकुनी भी आप क्या हैं, आप दुर्योधन भी आप क्या हैं। और कहा राहुल गांधी जी ने कि मेरी निगाह मछली की आंख की तरफ है, हम न्याय दिलाना चाहते हैं। आप 10 लाक्षागृह तैयार कर लीजिए, लेकिन पांडव उसमें फंसने वाले नहीं है। विदुर ने सूचना हमको दे दी है। तो बिल्कुल आपकी पार्टी का व्यवहार कौरवों जैसा है और ये हिंदुस्तान 23 तारीख को साबित कर देगा। एक ना एक शकुनी संपर्क में रहता है ना आपके। अरे शकुनी आप क्या है, मैंने कहा ना, आप दुर्योधन सिद्ध हो जाएंगे 23 तारीख को। हिंदुस्तान की जनता इस बात को भैया प्रामाणिक रूप से संसाधनों की लूट की, चीर हरण किया आपने हिंदुस्तान के संसाधनों का, युवाओं के रोजगार का, किसानों के फसलों के दाम का, हर हाल में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक संज्ञा आपको दी है, बिल्कुल सही उपमा आप लोगों को दी है। राजीव जी, ये इतने सारे लूट के आरोप आप लोगों पर क्यों लग रहे हैं, जबकि सामने तो कोई ऐसा मुद्दा नजर नहीं आ रहा है और कुछ ऐसा भी नहीं है जिसको अदालत में चैलेंज किया गया हो, कम से कम इस मामले में। अभय दुबे साहब ये लूट वाली बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसलिए कह रहा हूं ये जेटली साहब से सवाल था मेरा। हाँ, क्या आपने क्या प्रश्न पूछा, एक बार पूछा? उन्होंने कहा संसाधनों की लूट हुई है। ये तो मैं सुन नहीं पाता कई बार। अच्छा, हाँ बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल हुई है, बराबर की लूट हुई है, बराबर का बंटवारा हो रहा है। पहले संसाधनों की लूट नहीं होती थी, संसाधन सीमित किए जाते थे, किसी को बोला जाता था इस पे आपका अधिकार और बाकी के संसाधन बाहर ले जाता था कोई। कौन ले गया? तो जब से डिबेट शुरू करी है, एक ही तो बात पूछ रहा हूँ। अरे दाल में 2,20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया हमने प्रमाणों के साथ। से लेकर के कहा 230 रुपए की दाल क्यों हुई? इतना एक नेक्सस बन गया था कि उन स्पेसिफिक पोर्ट्स पर वो दाल उतरेगी। 23 मिलियन टन दाल का प्रोडक्शन हुआ था जेटली साहब, 59 लाख टन दाल आपने बाहर से मंगा ली। उसके बाद राफेल की लूट 30,000 करोड़ रुपए की, उसके बाद नीरव भाई साहब, अगर आपकी निगाहों में ऐसा कुछ हुआ भी है तो कम से कम एक जो आपने फ्रेज बनाया था उस पर आप रहते। आपने कहा था चौकीदार चोर कैंपेन। ये कैंपेन जो है आपका, क्या छठा चरण आते आते इसने अपनी धार खो दी है? ये हमारा अगला सवाल भी है कि क्या छठा चरण आते आते इसने अपनी धार खो दी, लिहाजा ये दुर्योधन, लिहाजा ये चूड़ी बजाने वाली औरत और ये तमाम बातें कहनी पड़ रही हैं, क्योंकि चौकीदार चोर इसमें उतना वेट अब दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस को। आज भी राहुल गांधी जी देवास की रैली में थे और मुखरता से ये नारा लगाया। क्यों? प्रधानमंत्री जी, आप जेपीसी बना देते पहले दिन, पोटेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है, क्योंकि आप देखिए, आप सर्वोच्च अदालत के उस निर्णय को आधार बनाते हैं जिसमें अभी रिव्यू फाइल हुई है, जो कहा कि दस्तावेज चोरी हो गए थे, इंडियन निगोशिएटिंग टीम के दस्तावेज उसमें नहीं लगाए। उसमें ये नई बात आई सामने जो कह रहे थे पैरेलल पीएमओ निगोशिएशन कर रहा है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में साफ कहा उस फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कि हमारे अधिकार सीमित हैं। 4 पैराग्राफ में, आजाद भारत में पहला ऐसा निर्णय है जिसके 4 पैराग्राफ में गलतियां हैं सर्वोच्च अदालत के। वो कह रहा है कि दास और रिलायंस का एग्रीमेंट 2012 में हुआ। अरे 10 अप्रैल 15 जब प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस में अनाउंस किया, उसके 12 दिन पहले राजीव जेटली साहब गई। वो कहते हैं ओलान का डिनायल आ गया। में मामला बराबर का चल रहा है और ये आखिरी पड़ाव है हमारी चर्चा का। ये नाक देख रहे हैं ना आप, नाक। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ के माफी मांग के आए हैं। किस लिए? मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर नहीं करके आए, पूछिए, बिल्कुल नहीं। आज भी चौकीदार चोर है, तो ऐसे झूठे व्यक्ति आज भी चोर है चौकीदार, जो नाक रगड़ के चौकीदारी है, ये सेठों की दरबारी है। अब तो नारे लगाने की लूट मचा दी देश में चौकीदार के भेष में, आज भी लगवा रहे वो नारे। नाक तो हिंदुस्तान
कि आपने कदिया दी है। जो कहते थे प्राइस डिस्क्लोज नहीं करते, वो अनिल अंबानी की डिस्क्लोज कर रहे हैं। एक भी नोटिस आप उसमें नहीं दे सकते। नाक की रट मत लगाइए। हिंदुस्तान 23 तारीख को बता देगा कि क्या किया है आपने। आप मुझे बताइए क्यों कहा आपने कि डॉक्यूमेंट चोरी हो गए? आपने क्यों कहा क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट थे, नहीं दिए जा सकते? ये स्कोर है 75 और 80। अभय दुबे साहब 75 और 80 ये टक्कर हमने देखी, और 75 और 80 ये फिगर ये बताता है कि ये टक्कर कांटे की थी। लेकिन एक टक्कर उधर भी चल रही है ईवीएम में, और अभी उसके 2 फेजेस बाकी है। उधर टक्कर में कौन जीतता है इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। बहुत धन्यवाद अभय दुबे साहब और राजीव जेटली साहब हमारे साथ इस टक्कर में आज जुड़ने के लिए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उस पर खबरें जारी हैं।